नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ इस कोरोना महामारी में सही होंगे। तो कंप्यूटर की रेगुलर क्लास चल रही है और आगे हम पढ़ते हैं, इसका सिलेबस को कंटिन्यू करते हैं। जिस प्रकार से डेली हम क्लास लेते हैं तो हम क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले तो बोर्ड पर आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। देखो इसमें दिया क्या गया है। पहला प्रश्न देखो, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। पूछा क्या है इसमें, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस पूछा है और कब मनाया जाता है, तारीख पूछी है इसमें। तो इसका आंसर आपको देना है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, 2 दिसंबर को बनाया जाता है, 4 दिसंबर को, 5 दिसंबर को या फिर 6 दिसंबर को बनाया जाता है। तो इसमें से कौन सा आपका सही हो जाएगा। इसमें से आपका सही हो जाएगा 2 दिसंबर को कंप्यूटर का साक्षरता दिवस बनाया जाता है विश्व की। तो 2 दिसंबर पहला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, इसमें पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा बना। बात हो रही है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात हो रही है, नॉर्मल कंप्यूटर की नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात हो रही है। जो बिजली से चलने वाला कंप्यूटर था, पहला कौन सा बना, कंप्यूटर का नाम पूछा है यहाँ पे। तो ऑप्शन दिए हुए एडवेक बना, इनायक बना, यूनिवेक बना या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो कौन सा, एडवेक तो बना दोस्तों 1950 को, ठीक है। और इनायक बना दोस्तों 1946 को, ठीक है। और यूनिवेक बना 1951 में बना, ठीक है। अगर जब भी आपकी यहाँ पे बात आती है इलेक्ट्रॉनिक पहले, तो आपको करके आना है इनायक कंप्यूटर। इनायक कंप्यूटर 1946 में बना, यह विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ठीक है। इनायक की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कई बार। इसमें इतना तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है इनायक, लेकिन इसमें इनायक की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो इनायक की फुल फॉर्म होगी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अब इनायक में से अगर आपको पूरी फुल फॉर्म पूछी जाए तब तो आप ये करके आ जाओगे। कई बार क्या हो जाता है कि इस पूरे नाम में से एक शब्द की फुल फॉर्म पूछ लेता है। जैसे इनायक पूछ लिया, इनायक में एन का क्या मतलब है, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। तो एन का मतलब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे न्यूमेरिकल हो जाएगा, ठीक है। ए का अगर पूछा जाता है तो ए का मतलब हो जाएगा ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इस तरह से एक वर्ड की भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्यावसायिक कार्यों में यूज किया जाने वाला पहला कंप्यूटर बना। यानी कि पहली बार कंप्यूटर ऐसा कौन सा बना जिनको व्यावसायिक कार्यों के लिए यूज किया जाने लगा। यानी कि विशेष तौर से व्यावसायिक कार्यों के लिए ही बनाया गया, ठीक है। मतलब व्यावसायिक मतलब उस कंप्यूटर पर वस्तुओं या फिर प्रोडक्ट्स का लेन देन किया जा सके, वो होते हैं व्यावसायिक कार्य। तो ऐसा कंप्यूटर पहला कौन सा बना, तो एडवेक बना, इनायक बना या फिर यूनिवेक बना। तो इसमें से आपका सही हो जाएगा दोस्तों यूनिवेक। यूनिवेक कंप्यूटर बना था 1951 में बना था दोस्तों। कब बना, 1951 में बना। और यूनिवेक ही ऐसा पहला कंप्यूटर बना जिसको व्यावसायिक कार्यों के लिए बनाया गया था, ठीक है। अब यूनिवेक की अगर फुल फॉर्म पूछ ली जाए कि यूनिवेक का पूरा नाम क्या है, तब आप क्या करके आओगे। यूनिवेक का पूरा नाम होता है दोस्तों यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या होगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर।
ठीक है, बना कब? 1951 में बना। पूरा नाम यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इनायक का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये आपको याद हो गया, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को बनाए। ये है 3 क्वेश्चन आज के टॉप। अब सिलेबस को कंटिन्यू करते हैं आगे। देखो, हमने मेमोरी का टॉपिक पूरा पढ़ लिया था, उसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं, टेस्ट भी आपका होता जा रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो, इसमें ब्लॉक ऑफ डायग्राम, कंप्यूटर का ब्लॉक ऑफ डायग्राम, आंतरिक संरचना, इसकी कार्य प्रणाली पढ़ते हैं। ठीक है, कार्य प्रणाली में कुछ टॉपिक मैंने आपको करवा दिए, कुछ रह गए हैं वो हम आज पढ़ लेंगे। देखो, ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम यानी कि वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। हिंदी में अगर इसकी बात करें, ये पढ़ेंगे ब्लॉक डायग्राम यानी कि आंतरिक संरचना इसकी पढ़ेंगे, बनावट पढ़ेंगे कंप्यूटर की। वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, कैसे कार्य करता है कंप्यूटर। कार्य प्रणाली लिख सकते हैं इसको, कार्य प्रणाली किसकी? कंप्यूटर की, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली ये पढ़ेंगे। चलो देखो, मैं इसमें डायग्राम बनाता हूँ कि किस तरह से कार्य करता है। अब देखो, ये तो आपको पता है कि कंप्यूटर की जो कार्य प्रणाली है या फिर कंप्यूटर का कार्य करने का तरीका होता है वो इस पे डिपेंड करता है, IPOS। इस साइकिल पे कंप्यूटर वर्किंग करता है। I का मतलब हो गया इनपुट, ठीक है। P का मतलब हो गया यहाँ पे प्रोसेस, O का मतलब हो गया क्या? आउटपुट, और S का मतलब हो गया स्टोरेज। ठीक है, मतलब IPOS इस सिद्धांत पर ही कंप्यूटर कार्य करता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। यानी कि हमने कंप्यूटर में क्या दिया? इनपुट दिया, कंप्यूटर उसको क्या करेगा? उस कार्य को प्रोसेस करेगा, ठीक है, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। उसके बाद में जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो हमें क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा, और रिजल्ट वो क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। और उस रिजल्ट को हम किस में स्टोर करके रख सकते हैं? मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सिद्धांत पे ये कंप्यूटर कार्य करता है। मेन पर्पज यही है, कंप्यूटर बना ही इसके लिए था कि हम कंप्यूटर के अंदर कुछ काम करें, वो प्रोसेस होने के बाद में हमें क्या मिले? उसका आउटपुट मिले, रिजल्ट मिले। ठीक है, चलो इसका डायग्राम हम पढ़ते हैं। यहाँ पे मैं डायग्राम के थ्रू में बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे हो गया आपका इनपुट, इनपुट के बाद में ये हो गया यहाँ पे CPU। CPU ने अलग अलग अपने पार्ट को डिवाइड कर रखा है, CPU को अलग अलग भागों में बांटा गया। यानी कि CPU के अंदर भी कुछ ऐसे हैं जो कार्य करते हैं, कुछ ऐसी यूनिट है, डिवाइस है, इकाई है जो कार्य करती है। ठीक है, इसने अपने खुद को ही अलग अलग भागों में बांट रखा है, वो अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे ALU, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CU, कंट्रोल यूनिट। रजिस्टर, और उसके बाद में आ गए यहाँ पे मेमोरी। ठीक है, और बाद में हमें क्या मिलता है यहाँ पे? आउटपुट। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूं, इनपुट। ठीक है, ये डायग्राम कुछ समझ में आया? किस तरह से काम करता है? ये
वर्किंग ऑफ कंप्यूटर है। कंप्यूटर इस तरह से कार्य करता है, किस तरह से पढ़ते हैं हम, देखो इनपुट, इनपुट मतलब यूजर ने कोई भी इनपुट दिया, यूजर कौन, जो कंप्यूटर चला रहा है वो हो गया यूजर। यूजर ने क्या दिया, कोई भी इनपुट दिया, किससे, इनपुट डिवाइस से। जितनी भी इनपुट डिवाइस होती है, कीबोर्ड होती है, माउस होता है, VCR होता है, OCR होता है, लाइट पेन होती है, ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। यानी कि जितनी भी इनपुट डिवाइसें होती है, यूजर उनके द्वारा कंप्यूटर के अंदर इनपुट देता है, ठीक है। यानी कि यूजर ने क्या किया, कंप्यूटर में इनपुट दिया और उस इनपुट को एक्सेप्ट किसने किया, इनपुट डिवाइस ने किया। हमने कंप्यूटर के अंदर कोई भी काम करना चाहा, उसको एक्सेप्ट कौन करेगा, इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के थ्रू ही तो वो निर्देश जा रहे हैं, समझ रहे हो ना आप। जैसे कीबोर्ड है, हमने निर्देश दे दिया, कुछ भी टाइप कर दिया, टाइप हमने किया, लेकिन उसको एक्सेप्ट कौन कर रहा है, कीबोर्ड एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। कीबोर्ड के द्वारा ही तो टाइप किया। तो ये क्या हो गया, यूजर ने इनपुट दिया, एक्सेप्ट किया इनपुट डिवाइस ने, ठीक है। और इनपुट डिवाइस के बाद में वो निर्देश कहाँ पे जाएगा, CPU के पास जाएगा। CPU ने अलग अलग भागों में बांट रखा है। सबसे पहले हम कुछ भी काम करते हैं वो किसके पास जाता है, CPU के पास जाता है। और CPU क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट। इतना समझ में आ गया। यूजर ने कुछ भी निर्देश दिया, उस निर्देश को यानी कि इनपुट दिया, उस इनपुट को इनपुट डिवाइस ने एक्सेप्ट किया और इनपुट डिवाइस के द्वारा वो चला कहाँ गया, CPU के पास चला गया वो निर्देश। अब CPU क्या करेगा, उसको किसके पास भेज देगा, रजिस्टर के पास भेज देगा, रजिस्टर में स्टोर कर देगा। यानी कि हमने कुछ भी इनपुट दिया, CPU के पास गया, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट मतलब ये सारे भागों पर नियंत्रण रखती है कंट्रोल यूनिट। कुछ भी इसमें इनपुट देंगे, कुछ भी इससे आउटपुट निकलेगा, उन पर नियंत्रण कौन रखेगा, उन पे नियंत्रण रखेगी ये यूनिट, CPU यूनिट। नाम ही देखो इसका क्या है, कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल नियंत्रण रखती है, ठीक है। ये क्या करती है, ये नियंत्रण रखती है। तो कुछ भी निर्देश दिया, CPU के पास गया और CPU ने किस पे ट्रांसफर कर दिया, रजिस्टर में ट्रांसफर कर दिया। रजिस्टर एक क्या है, मेमोरी है, ठीक है, मेमोरी है। और मेमोरी कौन सी, टेम्परेरी मेमोरी है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट रूप से इसमें डाटा स्टोर नहीं करते हम, टेम्परेरी मेमोरी है, ठीक है। इसमें डाटा स्टोर किया जाता है और इससे डाटा हम निकाल सकते हैं। यही डाटा दूसरी मेमोरी से डाटा लाती है और यही मेमोरी दूसरी मेमोरी में डाटा स्टोर करती है। बस इसमें परमानेंट रूप से स्टोर नहीं होता डाटा, ठीक है। तो रजिस्टर के पास आया, रजिस्टर ने किस में सेव कर दिया, मेमोरी में सेव कर दिया। ये मेमोरी कौन सी होगी, रैम वगैरह होगी, रैम होगी, ठीक है। इसके बाद में आती है हार्ड डिस्क वगैरह, ये भी टेम्परेरी मेमोरी है, रैम होगी। और रैम में क्या कर सकते हैं हम, अस्थायी रूप से डाटा स्टोर कर सकते हैं। इतना आया समझ में। यानी कि इनपुट यूनिट से CPU से आया, CPU में आया और CPU ने क्या किया, रजिस्टर में स्टोर कर दिया और रजिस्टर ने क्या किया, मेमोरी में स्टोर कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार से यूजर ने दूसरा इनपुट दिया, एक्सेप्ट किया उसको इनपुट डिवाइस ने, इनपुट डिवाइस ने एक्सेप्ट किया तो वो गया CPU के पास, ठीक है। और CPU ने स्टोर कर दिया कहाँ, रजिस्टर में, टेम्परेरी मेमोरी में। और रजिस्टर ने कहाँ पे सेव कर दिया, मेन मेमोरी में स्टोर कर दिया। मेन मेमोरी कौन सी होती है, रैम होती है, ठीक है। इतना तो समझ में आया। कुछ भी डाटा दिया जाएगा, कुछ भी इनपुट दिया जाएगा, CPU के पास गया, रजिस्टर के पास गया, मेन मेमोरी में सेव हो गया, ठीक है। अब देखो, जैसे ही हमने कोई कैलकुलेशन करने को चाहा, क्या चाहा, कैलकुलेशन करने को चाहा, कोई गणितीय वर्क करने को चाहा, ठीक है। ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। अर्थमेटिक तो हो गया गणितीय वर्क,
लॉजिक हो गया तार्किक वर्क। समझ रहे हो ना, यहाँ पे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है इसकी। सीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? कंट्रोल यूनिट होती है, ठीक है। रजिस्टर क्या होता है? मेमोरी होती है। और रजिस्टर किसकी मेमोरी होती है? सीपीयू की मेमोरी होती है, छोटी छोटी मेमोरी होती है जिसमें डाटा स्टोर होता है और आगे चला जाता है, स्टोर होता है और आगे चला जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें हमने क्या किया, यूजर ने 5 + 5 ये कैलकुलेशन करनी चाहिए। 5 दबाया, इनपुट दिया 5, एक्सेप्ट किया 5 को इनपुट डिवाइस ने, ये गया सीयू के पास, सीयू ने स्टोर कर दिया रजिस्टर में और रजिस्टर से कहाँ चला गया? मेमोरी में। फिर दोबारा हमने प्लस दबाया, इनपुट डिवाइस ने उसको एक्सेप्ट किया, सीयू के पास गया, सीयू ने रजिस्टर में स्टोर किया और रजिस्टर ने मेमोरी में स्टोर कर दिया। इसी तरह से ये 5 इनपुट डिवाइस ने एक्सेप्ट किया, सीयू कंट्रोल यूनिट के पास गया, रजिस्टर में से स्टोर हुआ, रजिस्टर से मेमोरी में स्टोर हो गया। क्लियर? यही बराबर। अब जैसे ही हमने यहाँ पे बराबर दबाया, क्या किया? जैसे ही हमने बराबर दबाया तो प्रोसेसिंग जो डिवाइस है वो समझ लेगी कि यूजर ये हमसे रिजल्ट मांग रहा है। किसका रिजल्ट मांग रहा है? 5 + 5 का रिजल्ट मांग रहा है, ठीक है। तो जैसे ही 5 ये बराबर दबाया, इनपुट डिवाइस ने एक्सेप्ट की, सीयू के पास गया। अब सीयू ने क्या करेगा? सीयू कि रजिस्टर को कहेगा कि वो जो पीछे के जो 5 और 5 जो स्टोर हुए थे उनको लेके आओ। समझना, ध्यान से समझना, बड़ी समझदार वाली बात बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये अगर आप समझ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कंप्यूटर में वर्किंग कैसे की जाती है, कैसे होती है। तो इतना तो हमने क्या किया, ये कर लिया। अब जैसे ही बराबर दबाएंगे तब इसकी प्रोसेसिंग जो डिवाइस है वो समझ लेगी कि यूजर क्या चाहता है? रिजल्ट चाहता है। तो जैसे ही बराबर दबाएंगे तो इनपुट डिवाइस उसको एक्सेप्ट करेगी और सीयू के पास जाएगा। वो बराबर सीयू रजिस्टर को क्या कहेगा कि इससे पहले ये जो टाइप किए गए हैं 5 और +5 ये लेके आओ। क्या कहेंगे? ये 5 + 5 लेके आओ। रजिस्टर को कहा जाएगा, कौन कहेगा? कंट्रोल यूनिट कहेगी। वहाँ सेव कहाँ पे है? ये मेमोरी में सेव है। तो रजिस्टर क्या करेगा? इस मेमोरी से 5 + 5 लेके आएगा। ये सारी डिवाइस जो है ये लेके आएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करेगा? ये सीयू के पास चला गया और सीयू क्या करेगा? इस 5 + 5 को किसके पास भेज देगा? ALU के पास भेज देगा। क्यों? क्योंकि ये ALU की जो आपको पता है अर्थमेटिक के काम आता है, गणितीय गणना करने के काम में आता है। तो 5 + 5 गणितीय गणना है, ठीक है। तो ये ALU के पास भेज देगा, यानी कि रजिस्टर से कहाँ गया ये डाटा? ALU के पास गया, ठीक है। किसके पास गया? ALU के पास गया, क्योंकि ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट गणितीय वर्क करता है और तार्किक वर्क भी करता है। अब इसके पास रिजल्ट गया। अब ये क्या करेगा? रिजल्ट को इसको वापस सेव कर देगा, किसमें? रजिस्टर में सेव कर देगा। यानी कि रजिस्टर ALU के पास चला गया, यानी कि ये जो गणना है ये CU के पास चली गई, तो CU किसको भेज देगा? रिजल्ट ALU को भेज देगा और ALU क्या करेगा? उसको रिजल्ट निकाल देगा और ये रिजल्ट जो है किस में स्टोर हो जाएंगे? रजिस्टर में स्टोर हो जाएंगे। अब उसके बाद में देखो, और ALU CU को बता देगा कि मैंने मेरा काम कर दिया है, ठीक है। क्या करेगा? कि मैंने रिजल्ट निकाल दिया है। अब CU का और कोई काम नहीं है कंट्रोल यूनिट का, उसका सिर्फ नियंत्रण रखना ही काम है, ठीक है। इसने इसको बताया कि रिजल्ट आ गया। अब वो रिजल्ट कहाँ पे रखा है? रजिस्टर में पड़ा है, ठीक है। और रजिस्टर से वापस किस में सेव हो जाएगा? मेमोरी में सेव हो जाएगा और मेमोरी से वापस CU में जाएगा और CU उसका क्या कर देगा? लास्ट में आउटपुट निकाल देगा, ठीक है। CU उसका लास्ट में क्या कर देगा? आउटपुट रिजल्ट निकाल देगा। ये इसकी होती है इनकी वर्किंग। और CPU का अगर पूरा नाम पढ़ें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग
यूनिट ये होती है। ठीक है, इसमें से ये तो एक समझाने के लिए है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन क्या आएंगे वो मैं बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएंगे, ALU का पूरा नाम क्या है? ALU का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। ALU का कार्य क्या है? ALU का कार्य क्या है? गणितीय और तार्किक कार्यों को करना। तार्किक कार्य, अब गणितीय तो कौन से होंगे? प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया और डिवाइड, ये तो हो गए गणितीय वर्ग। तार्किक कौन से हो गए? तार्किक ही हो गया, जैसे 4 में से बड़ा कौन है? 5, इस तरह से ये जो साइन लगाता है। ठीक है, और 6 नॉट इक्वल टू 10, ये इस तरह से ये जो वर्क होते हैं, ये जो साइन होते हैं तार्किक के होते हैं। ठीक है, ये भी ALU ही करता है। तो ALU का पूरा नाम हो गया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका काम होता है गणितीय और तार्किक कार्यों को करना। और CU क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होती है। समस्त भागों का संचालन यही करती है कंट्रोल यूनिट। क्या करती है? समस्त CPU के अंदर के भाग होते हैं उनका संचालन कौन करेगी? उनका CU कंट्रोल यूनिट करेगी। ठीक है, अब देखो, यानी कि CU का काम क्या हो गया? इनपुट लेना और लेने के बाद में डाटा को दूसरी मेमोरी में स्टोर करना, दूसरी मेमोरी से डाटा को लाना और उसके बाद में आउटपुट देना। ठीक है, रजिस्टर एक टेम्परेरी मेमोरी है जो कुछ ही समय तक ही उसमें डाटा स्टोर रहते हैं। ठीक है, तो ये वर्किंग है कंप्यूटर की वर्किंग। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा ये आपको। ठीक है, अब देखो इसमें आगे, अब CPU के बारे में पढ़ लेते हैं, या फिर अलग अलग मैं बता दूं। यहाँ पे ALU बता देता हूँ। देखो ALU, CPU बताता हूँ, पहले फुल फॉर्म बताता हूँ। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट होती है, ये तो इसका पूरा नाम हो गया। ठीक है, और CU क्या हो गया? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या हो गया? CU हो गया। यानी कि कंप्यूटर के समस्त भागों का संचालन कौन करता है? CU कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर कौन सा डाटा गया वो देखेगा CU कि कौन सा डाटा आया, किस प्रकार का डाटा है, उसको किसके पास भेजना है, कहाँ से डाटा लाना है, लास्ट में रिजल्ट देना है, वो किसका काम है? CU का काम है। ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, लॉजिक यूनिट। और ये जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है ये CU से निर्देश प्राप्त करता है। ठीक है, ALU है, ये किससे निर्देश प्राप्त करेगा? CU कंट्रोल यूनिट से। और इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य मैंने बता दिया, गणितीय वर्क और तार्किक कार्यों को करने के लिए होता है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा CPU के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, CPU को हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर भी बोला जाता है। CPU क्या बोला जाता है? माइक्रो प्रोसेसर भी हम बोल सकते हैं। एक छोटे से ये मदरबोर्ड है। ठीक है, अब देखो ये जैसे कंप्यूटर है यहाँ पे, और ये CPU है। ठीक है, एक्चुअल में ये CPU नहीं होता। बोलने को तो सभी CPU बोलते हैं, मैं भी CPU बोलता है, लेकिन एक्चुअल में ये CPU नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है? एक मदरबोर्ड होता है। ठीक है, कैबिनेट बोलते हैं इसको। कैबिनेट के अंदर क्या होगा? एक मदरबोर्ड होता है। ठीक है, इस मदरबोर्ड पे और भी कंप्यूटर के उपकरण लगे रहते हैं। तो यहाँ पे इस पे लगा होता है CPU। इस तरह से छोटी सी सिलिकॉन का आधे इंच का एक चिप लगी होती है, उसी को ही CPU बोला जाता है। क्या? छोटा सा होता है, आधे इंच का एक चिप होती है जो मदरबोर्ड पे लगी होती है, उसको माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है। और उसके ऊपर फैन लगा होता है। क्या होता है? फैन।
जिसको CPU फैन बोलते हैं। यानी कि जब भी कंप्यूटर वर्किंग करता है तो ये CPU गर्म हो जाता है। ये CPU ज़्यादा गर्म ना हो इसके लिए इसके ऊपर फैन लगाया जाता है, पंखा लगाया जाता है। ठीक है, अब देखो CPU का काम क्या होता है? CPU का काम होता है निर्देशों को एग्जीक्यूट करना। यूजर जो भी निर्देश देगा उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? CPU। हालांकि CPU को 3 भागों में बांटा गया है। कौन से में? एक तो ALU में, एक CU में और एक रजिस्टर में। ये 3 भागों में बांटा गया। ये CPU के ही भाग है, यही काम करते हैं। ठीक है, तो समझ में आया? तो CPU जब यूजर कोई भी निर्देश देता है उसको एग्जीक्यूट मतलब होता है निष्पादित बोल सकते हो आप यहाँ पे, या फिर क्रियान्वित बोल सकते हो। क्रियान्वित ये कौन करता है? ये CPU करता है। हमने कोई भी काम दिया उसको प्रोसेस में कौन करेगा? प्रोसेस करना, निष्पादित करना, क्रियान्वित करना कौन करेगा? CPU करेगा। ठीक है, अब देखो इसमें CPU की जो स्पीड है, CPU की स्पीड वो किस में मापी जाती है? CPU की स्पीड मापी जाती है हर्ट्ज में मापी जाती है। किस में मापी जाएगी? हर्ट्ज में मापी जाएगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ जाए कि CPU की स्पीड किस में मापी जाती है? हर्ट्ज में मापी जाती है दोस्तों। और एक हर्ट्ज होता है 1 साइकिल पर सेकेंड। हर्ट्ज किसको बोलते हैं? 1 साइकिल पर सेकेंड हर्ट्ज बोला जाता है। 1 साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, ये हर्ट्ज का मतलब है। क्वेश्चन आ जाए CPU की स्पीड हर्ट्ज में मापी जाती है। हर्ट्ज क्या है? 1 साइकिल पर सेकेंड है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले CPU बनाया गया था, किसने बनाया? क्वेश्चन आ जाए विश्व में सबसे पहले CPU, या फिर ये आ जाए कि विश्व में सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया? कौन सी कंपनी ने बनाया? तो विश्व का सबसे पहले CPU बनाने वाली कंपनी थी इंटेल। कौन सी कंपनी थी दोस्तों? इंटेल कंपनी थी। विश्व में सबसे पहले इस कंपनी ने माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया था। और कब किया था? जनवरी 1971 में इस इंटेल कॉरपोरेशन ने सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर बनाया। लॉन्च कब किया ये आगे की बात है। लॉन्च अलग डेट को किया और बनाया अलग डेट को। लॉन्च तो बनाया तो था जनवरी 1971 में, और लॉन्च कब हुआ? ये मार्केट में लॉन्च हुआ मार्च 1971 में ये लॉन्च हुआ। ठीक है, अब ये तो पता चल गया आपको कि पहली माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी इंटेल कॉरपोरेशन। बनाया गया जनवरी 1971, लॉन्च कब किया गया? मार्च 1971 में। अब बात आती है कि उस माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था जो पहली बार बना था? उसका नाम था इंटेल 4004। इंटेल 4004 पहला माइक्रो प्रोसेसर बना। ठीक है, बनाने वाले समझ में इंटेल कॉरपोरेशन बनाया इस डेट को था, लॉन्च इस डेट को किया, और बना कौन सा? इंटेल 4004। ठीक है, ये तो बात आती है विश्व की। अब अगर हम भारत की बात करें कि भारत में पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा बना? ठीक है, भारत में पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा बना? ठीक है, भारत का जो माइक्रो प्रोसेसर है वो है शक्ति। कौन सा है? शक्ति। और जो कब बना? वो बना था कौन सा? जुलाई 2018 में। ठीक है, जुलाई 2018 में शक्ति माइक्रो प्रोसेसर, ये भारत का है। किसका है? भारत का माइक्रो प्रोसेसर यानी कि CPU। ठीक है, किसने बनाया? IIT मद्रास ने बनाया। किसने? IIT
मद्रास ने बनाया इसको। इतना कन्फर्म है? ठीक है। विश्व का पहला आए तो इंटेल 4004, भारत का आए तो जुलाई 2018 में। ठीक है। किसने बनाया? IIT मद्रास ने बनाया। ठीक है, इतना समझ में है। अब CPU को बनाने वाली दो कंपनी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा CPU बनाती है वो बनाती है इंटेल कंपनी। ठीक है, सर्वाधिक CPU, क्वेश्चन आ जाए, सर्वाधिक CPU बनाने वाली कंपनी कौन सी है? इंटेल है। ठीक है, और इंटेल की स्थापना हुई थी 18 जुलाई 1968 में। कब हुई थी? 18 जुलाई 1968 में हुई थी। ठीक है, इंटेल कंपनी जो है सर्वाधिक CPU बनाती है। इसकी स्थापना की बात करें तो 18 जुलाई 1968 में हुई थी। इसकी स्थापना की किसने? गार्डर मूर और रॉबर्ट नोयस ने की थी। किसने की थी? गार्डर मूर और रॉबर्ट नोयस ने की थी। गार्डर मूर और रॉबर्ट नोयस, इन्होंने तो की थी। ठीक है, किसने की थी? इंटेल कंपनी की स्थापना गार्डर मूर और रॉबर्ट नोयस ने की थी। कहाँ की थी? इन्होंने की थी सिलिकॉन वैली, सांता क्लारा, कैलिफोर्निया, अमेरिका में की थी। कहाँ पे की थी? सिलिकॉन वैली, सांता क्लारा, कैलिफोर्निया, अमेरिका में की थी। सिलिकॉन वैली, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सिलिकॉन वैली, सांता क्लारा, कैलिफोर्निया, अमेरिका। ठीक है, इंटेल की बात चल रही है। ठीक है, कि किसने? गार्डर मूर और रॉबर्ट नोयस ने कब की? 18 जुलाई 1968 में। और कहाँ हुई थी? सिलिकॉन वैली, सांता क्लारा, कैलिफोर्निया, अमेरिका। अब ये प्रश्न आ जाए कि भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ है? तो भारत की सिलिकॉन वैली है बेंगलोर। कहाँ है? बेंगलोर में है। ठीक है, यह आया समझ में। और इंटेल का नवीनतम माइक्रो प्रोसेसर की बात करें, इंटेल का नवीनतम माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो ये लॉन्च हुआ अप्रैल 2019, कोर i9। अप्रैल 2019 कोर i9, अप्रैल 2019 कोर i9 ये लॉन्च हुआ है। नवीनतम, ये नवीनतम की बात हो रही है भाई यहाँ पे, नवीनतम। ठीक है, नया जो माइक्रो प्रोसेसर है इंटेल का जो लॉन्च हुआ है वो अप्रैल 2019 कोर i9 लॉन्च हुआ है। ठीक है, एक तो ये होगी सर्वाधिक माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी इंटेल है। ठीक है, और इंटेल की स्थापना कब हुई? 18 जुलाई 1968 में हुई। इसको बनाने वाले गार्डर मूर, स्थापना करने वाले गार्डर मूर और रॉबर्ट नोयस है। और कहाँ की? सिलिकॉन वैली, सांता क्लारा, कैलिफोर्निया, अमेरिका में। और नवीनतम इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर कौन सा, कब लॉन्च हुआ? अप्रैल 2019 कोर i9। ठीक है, ये नवीनतम है। दूसरी माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली, सर्वाधिक माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी है AMD। कौन सी है? AMD, एडवांस माइक्रो डिवाइस। कौन सी है? एडवांस माइक्रो डिवाइस, AMD। ये दूसरी कंपनी है जो सबसे ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण करती है। एडवांस माइक्रो डिवाइस। ठीक है, ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है जो माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण करती है। पहली है इंटेल। इसकी स्थापना हुई 1 मई 1969 को। कब हुई? स्थापना की अगर बात करें 1 मई 1969 में हुई। AMD की स्थापना कब हुई? 1 मई 1969 में हुई। किसने की? सनीवेल, कैलिफोर्निया में जेरी सैंडर्स ने की। किसने? जेरी सैंडर्स ने की। कहाँ पे? सनीवेल, कैलिफोर्निया, ये भी अमेरिका में है।
सनीवेल कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया। ठीक है, ये तो हुई थी यहाँ पे, करी किसने करी थी? जेरी सैंडर्स ने करी थी, जेरी सैंडर्स, इन्होंने स्थापना की थी। कहाँ की थी? सनीवेल कैलिफोर्निया में की थी। किसने करी? जेरी सैंडर्स ने करी। कब करी? 1 मई 1969 में करी थी। ये तो ठीक है। अब इसका नवीनतम, यानी कि इस कंपनी, ये जो है AMD एडवांस माइक्रो डिवाइस, इसका नवीनतम माइक्रो प्रोसेसर की बात करें, कब लॉन्च हुआ, कौन सा है? इसका नवीनतम माइक्रो प्रोसेसर 11 अप्रैल 2017 में लॉन्च हुआ। कब हुआ? 11 अप्रैल 2017 में कौन सा हुआ? रेजेन 5 2600Z। 11 अप्रैल, नवीनतम की बात करें, नवीनतम 11 अप्रैल 2017 में लॉन्च किया गया माइक्रो प्रोसेसर, नया माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? ये है रेजेन S2600Z। मैं यहाँ पे लिखता हूँ REZAN, रेजेन S2600Z। ये इसका नवीनतम माइक्रो प्रोसेसर है। किसका? AMD का एडवांस माइक्रो डिवाइस का। ठीक है, तो ये था अपना आज का CPU का। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ आपकी ये क्लास समझ में आई होगी। तो ज़रूर शेयर करना, कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है तो वो आप पुटअप करना। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। ये अपना CPU का जो मैटर था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, धन्यवाद।